नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की बेसिक बातें हम पढ़ चुके थे। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियां देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। और दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो मूल रूप से राष्ट्रपति की शक्तियां हम 3 रूपों में तोड़ के देखेंगे। राष्ट्रपति की पहली शक्ति अगर हम देखें तो इसकी पहली शक्ति है सामान्यकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है दोस्तों आपातकालीन शक्तियां। और राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति है स्वविवेकीय शक्तियां। 3 प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। पहली है सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी आपातकालीन शक्तियां और तीसरी स्वविवेकीय शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में हम 6 शक्तियों की बात करेंगे राष्ट्रपति की। इसकी पहली शक्ति हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति हम लोग देखेंगे विधायी शक्ति। और तीसरी शक्ति हम इसकी देखेंगे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की चौथी शक्ति है दोस्तों सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की 5वीं शक्ति है राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति भी इसे कहा जाता है। और छठी और आखिरी शक्ति सामान्यकालीन शक्तियों में हम देखेंगे जिसमें आएगा आपके न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। ये 6 शक्तियां हम इसकी कार्यपालिका शक्तियों में पढ़ेंगे। दूसरी है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो इसमें हमें 3 शक्तियां देखनी है। इसमें हमें पहली शक्ति देखनी है राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपात। दूसरी हमें इसमें देखनी है राष्ट्रपति शासन। और तीसरी शक्ति इसमें हमें देखनी है वित्तीय आपात। ये 3 शक्तियां राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहलाती है। इसके बाद हमें राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां देखनी है। तो स्वविवेकी शक्तियों में हमें पहली शक्ति देखनी है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति के अंदर हम 3 प्रकार की वीटो की बात करेंगे। आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और स्वविवेकीय वीटो या जेबी वीटो। दूसरी शक्ति हमें इसमें देखनी है प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तीसरी हमें यहां देखनी है लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और चौथी शक्ति इसमें हमें देखनी है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये राष्ट्रपति की 4 स्वविवेकी शक्तियों की हमें यहाँ बात करनी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखनी है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमें 3 प्रकार की देखी है। पहली कौन सी है? सामान्यकालीन शक्तियाँ, दूसरी आपातकालीन शक्तियाँ और तीसरी स्वविवेकीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ जो है इसमें हमें 6 शक्तियाँ देखनी है। पहली देखनी है इसमें कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथी सैन्य शक्ति, 5वीं राजनयिक शक्ति और छठी न्यायिक शक्ति। आपातकालीन शक्तियों में हमें 3 शक्तियां देखनी है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। स्वविवेकी शक्तियों में भी हमें 4 शक्तियां देखनी। पहली देखनी है वीटो की शक्ति, दूसरी प्रधानमंत्री की स्थिति मृत्यु की स्थिति में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तीसरी देखनी है लोकसभा में किसी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ये शक्तियां हमें राष्ट्रपति की देखनी है दोस्तों। इसके बाद हम पहली शक्ति स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की,
और राष्ट्रपति की जो पहली शक्ति है वो हम पहले सामान्यकालीन शक्तियों से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। हमारा हेडिंग हो गया दोस्तों, पहली शक्ति हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर हमें इसकी पहली शक्ति देखनी है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की पहली शक्ति बताई गई है कार्यपालिका शक्ति। इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 53। दोस्तों कार्यपालिका शक्ति किसे कहा जाता है? जब राष्ट्रपति सरकार की नीतियों को लागू करने, क्रियान्वित करने के संबंध में कोई निर्णय लेता है तो इस शक्ति को क्या कहा जाएगा? कार्यपालिका शक्ति कहा जाएगा। अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अनुच्छेद 53 में, कि भारत की सभी कार्यपालिका शक्तियां, भारत की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत सरकार की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां उन सब किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और आगे लिखा गया है कि जिनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो राष्ट्रपति की जो भारत की सभी कार्यपालिका शक्तियों का निवास किसमें होगा? राष्ट्रपति में होगा। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा, सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के क्या होते हैं? अधीनस्थ प्राधिकारी होते हैं। अगली बात बताई गई है दोस्तों इसी में, अनुच्छेद 77 क्लोज 1 में। 77 क्लोज 1 में कहा गया कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। ये कहा गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ने जितने भी काम किए उन सबको किसका नाम मिलेगा कि काम किसने किए हैं? राष्ट्रपति ने किए हैं। बात लिखी हुई 77 क्लोज 1 में। इसी शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति इसी शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। दोस्तों यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ये पूछा जाता है कि किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो जैसे किस किस की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, अगर हम देखें लाइन से, तो पहला हो गया आपके प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। याद रखना दोस्तों, सवाल पूछा जा चुका है पहले भी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरा जाएगा दोस्तों राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के जितने भी राज्य हैं इनके राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तीसरा जाएगा आपके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, कौन कौन से? दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टोटल कितने हो गए? 5। इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति उपराज्यपालों की नियुक्ति करता है। कौन कौन से में? दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति उपराज्यपालों की नियुक्ति करता है। छठा अगली है दोस्तों चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ठीक है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो राष्ट्रपति यहाँ प्रशासक नियुक्त करता है। तो 5 केंद्र शासित प्रदेशों में तो किसकी नियुक्ति होती है?
उपराज्यपाल की, और बाकी में किसकी नियुक्ति होती है? प्रशासक की नियुक्ति होती है। और प्रशासक की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों पूछा जा सकता है, ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखना दोस्तों, 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है भारत में जहां मुख्यमंत्री है, क्योंकि वहां पे विधानसभाएं हैं। जहां विधानसभा नहीं है वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। इनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर बात ये। इसके बाद दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य और अन्य निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य और अन्य न्यायाधीश, ठीक है। इसके अलावा आपके भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, भारत का महान्यायवादी हो गया, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा और भी अगर बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। इसके अलावा आपके और भी जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, इनके अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखने की बात है दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाए गए संयुक्त लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाए गए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनाया गया है तो उस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां मानी जाती है? कार्यपालिका शक्तियां मानी जाती है। एक बार फिर से बता रहा हूं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि भारत की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करेगा? तो अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी कौन होंगे? राष्ट्रपति के अधीनस्थ प्राधिकारी होंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। अगली बात दोस्तों, अनुच्छेद 77 क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सभी कार्य किसके नाम से संपन्न होंगे? राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। कार्यपालिका शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रपति भारत के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। दोस्तों महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, राज्यों के राज्यपालों की, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों की, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनाए गए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर हम दूसरी शक्ति की बात करते हैं। हमने दूसरी शक्ति चार्ट में देखी थी, वहां विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति हो जाएगी दोस्तों विधायी शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति की हम दूसरी शक्ति की बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। दोस्तों विधायी शक्ति का अर्थ होता है कानून से संबंधित शक्ति, कानून निर्माण से संबंधित शक्ति या विधायिका से संबंधित इसकी शक्ति क्या है। तो दोस्तों अगर हम इस शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। किसी भी विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया और अगर उसे राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी है तो विधेयक कानून का रूप, अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्ति विधायी शक्ति में कि राष्ट्रपति जो है वो अंतिम रूप से जब तक हस्ताक्षर नहीं करता है किसी विधेयक पर, किसी प्रस्ताव पर, तब तक वो कानून का रूप नहीं लेगा। इसकी दूसरी शक्ति, दूसरी बात है विधायी शक्ति के अंदर बताई गई है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची
संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है दोस्तों? अध्यादेश जारी किसकी सूची के विषयों पर? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। तो दोस्तों एक बार फिर से यहाँ बता रहा हूँ, अध्यादेश क्या चीज होती है। अनुच्छेद 123 के तहत बताया गया अध्यादेश एक प्रकार का अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश क्या होता है? एक प्रकार का अस्थायी कानून। भाई स्थायी कानून कब बनता है? जब लोकसभा राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करे और उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे, तब क्या बनेगा? स्थायी कानून बनेगा। पर मान लो ऐसी कंडीशन हो रखी है कि लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, यानी कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, और ऐसी परिस्थितियां बन गई कि तत्काल कानून बनाने की क्या है? आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अब दोस्तों अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। कब जारी किया जाता है इसे? जब संसद सत्र में न हो तब इसे जारी किया जाता है। तो अस्थायी कानून होता है तो कितने समय तक लागू रहेगा? तो जैसे ही संसद सत्र में आएगी उसकी पहली बैठक से 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर इसे संसद पारित कर देती है, अनुमति दे देती है, तो ये स्थायी कानून बन जाएगा। नहीं तो 6 सप्ताह के बाद ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात हम करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है। मतभेद की स्थिति में क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के आधार पर बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108 के तहत। किस प्रकार के विधेयक पर बुलाई जाती है? केवल साधारण विधेयक पर। कब बुलाई जाती है? जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो गया है? मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पे क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कब, कितनी बार बुलाई गई, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे जब अपन लोकसभा की शक्तियां पढ़ेंगे उसमें। अगली बात है दोस्तों, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। दोस्तों यहां पर आंग्ल भारतीय समुदाय क्या है? पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा बताई गई अनुच्छेद 366 क्लोज 2 में। 366 क्लोज 2 में बताया गया कि ऐसा भारतीय नागरिक जिसका पितृवंश यानी पिता का वंश यूरोपीय मूल का हो, उसे क्या कहा जाएगा? आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। और इसके ऊपर अभी मैं बताऊं आपको, ये जो काम होता है ये जब से हमारा संविधान लागू हुआ उससे लेकर 10-10 वर्षों के लिए अनुच्छेद 334 में इसे बढ़ाया जाता था। किस अनुच्छेद में बढ़ाया जाता था इसको? 334 में। भाई मूल तो अनुच्छेद कौन सा हो गया? 331 में तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कितने समय तक मनोनीत करेगा? ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 334 में। अभी 334 में 104वां संशोधन हुआ, वहीं पर SC/ST का रिजर्वेशन बताया गया था लोकसभा और विधानसभाओं में। इसे तो आने वाले 70 सालों के लिए, संविधान लागू होने के 10 साल के बाद 70 साल यानी कि 80 साल के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पर ये जो लोकसभा और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की बात थी, इसको नहीं बढ़ाया गया। इसीलिए देखिए आप, अभी वर्तमान जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा, इस 17वीं लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य मनोनीत नहीं किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगली बात है अनुच्छेद 80 क्लोज 2। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है दोस्तों? 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। याद रखना है बात, 4 क्षेत्र कौन कौन से? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि खेल भी तो है।
खेल कला का हिस्सा माना जाता है, खेल अलग से कोई क्षेत्र नहीं है, किसका हिस्सा माना जाएगा, कला का क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 क्लोज 2 के तहत राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य। किस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 80 क्लोज 2 के आधार पर। अगली बात है दोस्तों अनुच्छेद 85 क्लोज 1। 85 क्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का वर्ष में कम से कम 2 बार, कितनी बार, 2 बार सत्र आहूत करेगा। आहूत का मतलब बुलाना, सत्र आहूत करेगा और सत्रावसान करेगा। सत्रावसान का मतलब समाप्ति। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र आहूत करेगा, यानी सत्र बुलाएगा और सत्रावसान करेगा, यानी समाप्ति की घोषणा करेगा। परंतु ये कहा गया है कि प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आखिरी बात बताई गई है इसकी विधायी शक्ति में 85 क्लोज 2 में। 85 क्लोज 2 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है। याद रखना दोस्तों, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। लोकसभा का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास। लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक राष्ट्रपति ने कार्यकाल की समाप्ति से पहले लोकसभा को 9 बार भंग किया है। कितनी बार भंग किया है, 9 बार। ठीक है, याद रहेगी बात ये, राष्ट्रपति ने अभी तक लोकसभा को कार्यकाल की समाप्ति से पहले 9 बार भंग किया है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, एक बार फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में हमने देखा कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में यदि मतभेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य, 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 80 क्लोज 2 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य मनोनीत करता है। 85 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का वर्ष में कम से कम कितनी बार, 2 बार सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है। परंतु प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात है 85 क्लोज 2, राष्ट्रपति लोकसभा को इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। अभी तक लोकसभा को राष्ट्रपति ने कार्यकाल की समाप्ति से पहले 9 बार भंग किया है। ठीक है दोस्तों, अगली बात हम करने जा रहे हैं, इसकी तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति की हम तीसरी शक्ति देखने जा रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। दोस्तों अगर वित्तीय शक्ति की बात करें तो इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं। पहला इसमें अनुच्छेद है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में बताया गया है कि धन विधेयक को लोकसभा में शुरू करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। राष्ट्रपति की अनुमति क्या होगी दोस्तों, आवश्यक होगी। अगर धन विधेयक को लोकसभा में शुरू किया जा रहा है तो इसे लोकसभा में शुरू करने से पहले किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी।
दूसरी बात बताई गई है दोस्तों अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का बजट संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। राष्ट्रपति भारत का बजट संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। तीसरी बात बताई गई है दोस्तों अनुच्छेद 267 में। अनुच्छेद 267 में कहा गया कि भारत की आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। भारत की आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होगा? राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। आकस्मिकता निधि क्या होती है? जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि संसद सत्र में नहीं है और तत्काल पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, तो संचित निधि से तो पैसा निकाल नहीं सकते। भारत सरकार का पूरा पैसा किसमें होता है? संचित निधि में होता है। ऐसा ना हो, इसके लिए मान लो तत्काल पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो कहाँ से खर्च करेंगे? तो इसके लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि बताई है। कंटिजेंसी फंड इसे कहा जाता है। जब संसद सत्र में ना हो तो इसमें से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोगों के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, किसी आपदा की स्थिति में यहाँ से पैसा खर्च कर सकता है। तो हमने वित्तीय शक्ति की बात करी है। 3 अनुच्छेद बताए गए इसके। अनुच्छेद 109 धन विधेयक को लोकसभा में शुरू करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति भारत का बजट संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। चौथी शक्ति है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति भी अनुच्छेद 53 में ही बताई गई है। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है दोस्तों। आगे कहा गया कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध प्रारंभ और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखना दोस्तों, ये भारत अगर किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो रहा है, युद्ध की समाप्ति और इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हमने देखा सैन्य शक्ति बताई गई अनुच्छेद 53 में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत का किसी देश के साथ युद्ध प्रारंभ और युद्ध की समाप्ति जो अगर हो रही है तो इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद दोस्तों हम अगली शक्ति देखने जा रहे हैं, राष्ट्रपति की 5वीं, राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। दोस्तों राजनयिक शक्ति के अंदर कहा गया है कि इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति करता है। विदेशों में राष्ट्रपति भारत के राजदूतों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अगली बात, भारत सरकार द्वारा किसी देश के साथ किया गया संधि या समझौता राष्ट्रपति के नाम से होता है। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति मानी जाएगी? राजनयिक शक्ति या डिप्लोमेटिक पावर मानी जाएगी। कहा गया कि राष्ट्रपति राजनयिक शक्ति के तहत विदेशों में भारत के राजदूतों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अगली बात, भारत सरकार द्वारा किसी देश के साथ अगर कोई संधि या समझौता किया गया तो वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की आखिरी शक्ति है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। न्यायिक शक्ति बताई गई है अनुच्छेद 72 में, 72 में। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय, राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है।
राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यही कहा गया है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। आखिरी बात, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, सैन्य न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति बताई गई राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ चारों शक्तियों को। वित्तीय शक्ति बताई गई अनुच्छेद 109 में कहा गया कि राष्ट्रपति धन विधेयक को लोकसभा में शुरू करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होगी, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। अनुच्छेद 112 में बताया गया कि राष्ट्रपति भारत का बजट संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। अगली बात बताई गई अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होगा, तो राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा। इसकी चौथी शक्ति बताई गई है सैन्य शक्ति की, अनुच्छेद में लिखी हुई है 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर होता है। भारत का किसी देश के साथ युद्ध प्रारंभ और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पांचवी शक्ति बताई गई है इसकी राजनयिक शक्ति। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति विदेशों में भारत के राजदूतों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। अगली बात बताई गई भारत सरकार द्वारा किसी देश के साथ किया गया संधि या समझौता किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। छठी शक्ति बताई गई इसकी न्यायिक शक्ति किस अनुच्छेद में, ये 72 में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। और राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ये राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।